आपका स्वागत है। बहरीन सम्राट वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये गरीबों के उत्थान के लिए ये विधेयक है और उन्होंने ये भी कहा है कि न किसी की मस्जिद छीनी जा रही है, न मदरसे छीने जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद और बंगाल की घटनाओं पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की चार्जशीट को लेकर उन्होंने कहा कानून अपना काम करता है। के लिए है, गरीबों के उत्थान के लिए है। न किसी की मस्जिद छीनी जा रही है, न मदरसे छीने जा रहे हैं। ये अफवाह फैलाने वाले और मुर्शिदाबाद और बंगाल की घटना पर किसी कांग्रेस के राहुल गांधी का भी जुबान क्यों नहीं खुल रहा है, तेजस्वी यादव का जुबान क्यों नहीं खुल रहा है। अभिनेता इमरान हाशमी की आगामी आने वाली फिल्म जीरो ग्राउंड को लेकर उन्होंने कहा बेहतरीन फिल्म है और ये बीएसएफ जवानों के लिए एक ट्रिब्यूट है। अभिनेता इमरान हाशमी ने ये भी कहा है कि ये फिल्म हमारे बीएसएफ जवानों के लिए एक ट्रिब्यूट है, बहुत अद्भुत कहानी है इसमें, उन्होंने कहा। और जब आप एक सच्ची घटना को दर्शा रहे हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि फिल्म बीएसएफ जवानों की दुनिया को दिखाती है, उसे लेकर आपको संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इससे पहले बीएसएफ के हमारे जवानों, उनका काम, उनकी बहादुरी, उनके जो सैक्रिफाइसेस रहे हैं, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए कभी फिल्म बनाई नहीं गई है। आर्मी ऑफिसर्स पे बनी है, हमारे पुलिस पे बनी है, लेकिन ये पहली बार हमारे बीएसएफ ऑफिसर्स का ट्रिब्यूट है, उनको एक ट्रिब्यूट है और ये एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक एक ऐसा मिशन जो उनके इलस्ट्रियस आई वुड से रन में 50 इयर्स में एक डिफाइनिंग उनका मिशन और ऑपरेशन था। हमारे नेशनल सिक्योरिटी की हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग ऑपरेशन रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कहानी है जो आई फील हमारे सारे सिटीजन्स इनको इस कहानी को देखना चाहिए और इन्फॉर्मेशन के तौर पे और एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी। तो जब भी हम आर्मी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, तो कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। जब भी हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो क्या आपको आपके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लगी कि आप किसी को, एक आर्मी ऑफिसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? वेल ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप एक ट्रू इवेंट को आप स्क्रीन पे दर्शा रहे हैं ऑडियंस के सामने। एक ऐसा मीडियम है सिनेमा का कि वो एक बार बात बन जाती है, फिल्म शूट हो जाती है, तो फॉर पोस्टेरिटी रहती है, वो आर्काइव्स में हमेशा रह जाती है। तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए उसमें बहुत काम लगता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक्यूरेसी की तरह उस कहानी को पेश करना है ऑडियंस के सामने। एक ऐसी फिल्म है जो बीएसएफ की दुनिया, उनके जवानों, उनके ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका एक केयर और सेंसिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा इन ऑफिसर्स ने, जिन्होंने अपनी जान को दाव पे लगा कि एनकाउंटर में एक हाई रिस्क प्रोफेशन में ये सारा जो काम किया है उन्होंने, दुबे जी हो या बीनू, मिस्टर बीनू, एसपी त्रिवेदी जी, इन सारे ऑफिसर्स ने जिस तरह डिलीजेंटली ये काम किया है, वो ठीक तरह से रिसर्च करके पेश करना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारे क्रू ने, वी वर वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दैट कि हमें ये बहुत मेहनत करनी है इस चीज़ में। फिल्म में आपने रियल लाइफ ऑफिसर एनएनडी दुबे जी का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके अंदर एक ऐसी चीज जो आपको लगी हो, जो आपने उनसे सीखी हो, एंड प्रिपरेशंस आपने कैसे की इस मूवी को लेके? किसी रियल लाइफ कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन प्ले करना कितना आसान या मुश्किल होता है आपके लिए? आई थिंक एक एक्साइटमेंट की बात थी कि आप ऐसे एक ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं जिनका एक बहुत ही इलिस्ट्रियस करियर रहा है बीएसएफ में। उनकी तभी सेकंड पोस्टिंग थी बीएसएफ में, सेकंड इन कमांड थे तभी। और एक चीज़ जो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ में निचोड़कर इस कैरेक्टर में अपने परफॉर्मेंस में लेके आना है, वो मेरे पहले दिन की जो मीटिंग थी मिस्टर दुबे के साथ, उनका एक जो ह्यूमिलिटी है, जो एक हम्बलनेस है, और ये बहुत सारे जवानों में देखा है मैंने, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैंने देखा राजस्थान में जब गया था तो वहाँ के गार्ड्स 45 डिग्रीज के गर्मी में वहाँ पे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। 11-11 महीने उनकी ड्यूटी चलती है, वो अपने फैमिली से नहीं मिलते हैं, आइसोलेटेड जगह में रहते हैं, उनका कम्युनिकेशन कट हो जाता है उनके फैमिली से, दोस्तों से। बहुत बड़ी बात है जो करते हैं। और
इसको हमें कहीं एक्नॉलेज करना चाहिए, तो वो चीज़ है। और मिस्टर दुबे की जो ह्यूमिलिटी, उस चीज़ को डिस्टिल करके इस परफॉर्मेंस में लेके आना, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो हमारी ड्यूटी है, सिर्फ ये एनकाउंटर जब हमने किया था, ये तो हम, इट वाज जस्ट अनदर डे ऑफ द जॉब, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के नागरिकों से प्यार करते हैं। तो उस फीलिंग को, वो फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म को लेकर आना, एक फीलिंग और इमोशन में उस कैरेक्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिल्म में जो ऑपरेशन दिखाया गया है वो कश्मीर वैली में जो इंसिडेंट हुआ था उस पर दिखाया गया है। सो कश्मीर को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव था पहले, एंड यू नो शूटिंग के दौरान जब आपने कश्मीर को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, एंड शूटिंग के बाद, फिल्म बनने के बाद आपका पर्सपेक्टिव कितना चेंज हुआ है कश्मीर को लेके या वहाँ के लोगों को लेके? बस जैसे हम जब जानते हैं कि कश्मीर अपनी हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल टेंशन्स की वजह से दुनिया का सबसे सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स जगहों में से एक है। और ये मेरे दिमाग में भी था जब मैं श्रीनगर जाने से पहले, और ये मेरी पहला ट्रिप था वहाँ पे श्रीनगर में, कभी हॉलिडे के लिए नहीं गया वहाँ पे। इतनी खूबसूरत जगह, जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं, डल लेक का नज़ारा, वहाँ की सड़कें, खुली सड़कें, वहाँ के पहाड़, साफ हवा, जो एक क्लीनलीनेस है वहाँ पे, वो आपके दिल में और दिमाग में रह जाती है। आई थिंक अभी पिछले 10-12 सालों में जो एक इंसिडेंट रेट हो गया है टेररिस्ट अटैक्स का, सरप्राइज अटैक्स का, इंसर्जेंसी का, काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो एक सिक्योरिटी की फीलिंग आई वहाँ पे। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, अदब से, बहुत रिस्पेक्टफुली वो पेश आए, बहुत सपोर्टिव थे, बहुत प्यार मिला हमें श्रीनगर में। और ये परसेप्शन हमारा चेंज होना चाहिए कश्मीर के प्रति और श्रीनगर के प्रति। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट भी आने शुरू हो गए। हालांकि हम 18 तारीख को इस महीने के 38 इयर्स के बाद पहला वहाँ पे एक फिल्म प्रीमियर और स्क्रीनिंग होगा जो हम ग्राउंड जीरो के लिए रख रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है, एक लैंडमार्क और एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो हम श्रीनगर में रख रहे हैं 18 को, 3 दिन बाद। और ऐसी इवेंट्स और फिल्मों को करनी चाहिए श्रीनगर में, सिर्फ टूरिज्म के हिसाब से नहीं, एक वहाँ पे एक नॉर्मलसी लेके आने के लिए, क्योंकि ताकि वहाँ के लोगों को भी ये लगे कि अच्छा ये एक बॉलीवुड आ रहा है वहाँ पे, अपनी फिल्मों को शोकेस ये लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक वही है, और लोगों को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और लोगों को जाके वहाँ शूटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी कंसर्न हमारा था ही नहीं। क्या कोई ऐसी बकेट लिस्ट में आपके ऐसे कोई कैरेक्टर्स है जो आप ऑन स्क्रीन प्ले करना चाहते हो, जो अब तक आपको मौका नहीं मिला हो? वेल, इसके बारे में सोचा नहीं मैंने, लेकिन आई थिंक जॉनर्स के तौर पे मुझे एक साइंस फिक्शन फिल्म करनी है जो ज़्यादातर हमारे देश में बनती नहीं है। तो थैंकफुली अब जो माहौल बदल रहा है और लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, ज़्यादा सिनेमा में अब आजकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे, बट OTT में हो रहे हैं। बट उम्मीद करता हूं कि सिनेमैटिकली थिएट्रिकल रिलीजेस के लिए भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पश्चिम बंगाल में खूब राजनीति हो रही है और एक तरह से कहा जाए वहां पर बिल्कुल अलग तरह से राजनीति देखने को मिल रही है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुल्ला मौलवियों के साथ में बैठक भी की है और बैठक में कई बातें निकल कर आई है। मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अगर बंगाल में शांति होगी तो सब अच्छा रहेगा। बीजेपी बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाहती है ताकि हमारी सरकार चली जाए और उनकी सरकार आए। जब वे आएंगे तो आपका खाना भी बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देखिए कैसे बीजेपी की सरकार ने बंगाली इलाकों में मछली और मांस बंद कर दिया। उन्होंने शिक्षकों की नौकरियां खाई और अब वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जवाब थे। मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वक्फ एक्ट में बदलाव करना है तो आपने संविधान संशोधन क्यों नहीं किया। इस एक्ट को 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। सिर्फ बहुमत से पास नहीं होता, जब संविधान संशोधन होता है तो 2/3 बहुमत से होता है, सिर्फ बहुमत से नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपने चाल चली, संविधान संशोधन करने के बजाय आप बिल लेकर आए कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ করে দেবে।
টিচারদের নিয়ে কদিন নাচানাচি করলো, নিজেরাই চাকরি খেলো, আবার নিজেরাই বলছে মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও। আমি বলি তোমরা কুলেও আছো, কুলেও আছো, সব কুলেও আছো, তোমরা টিচারদের চাকরি কেন খেলে? তোমাদের লজ্জা হয়নি? ত্রিপুরায় বলেছিলে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরে চাকরি ফেরত দেবো, আজ পর্যন্ত দিয়েছে, 7 বছর হয়ে গেছে। বরঞ্চ তারা যখন গেছিল তাদের মাথা মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। अगर वॉक एक्ट को चेंज करना है तो अब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में एक्ट पास होना चाहिए, खाली इंडियन खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी से। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की इस लड़ाई में 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। उन्होंने कांग्रेस की जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ये राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ विचारधारा की लड़ाई भी है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि देश में विचारधारा की सिर्फ 2 पार्टियां हैं, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। पूरा देश जानता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी और आरएसएस को हरा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें बीजेपी और आरएसएस को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात से होकर जाता है। देश में क्या हो रहा है आपको मालूम है। बेरोजगारी 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यहीं के हैं, आपने ही भेजे हैं अदानी और अंबानी। उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, जो भी उनको चाहिए। एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट किसी और के हाथ में है, अदानी जी को चाहिए, सीबीआई केस लगता है, झटक से चमकता हुआ बोर्ड अदानी एंटरप्राइजेज लग जाता है वहां पे। पोर्ट्स शुरुआत यहीं से हुई थी। एयरपोर्ट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा डिफेंस, सारा का सारा इनके हाथ में जा रहा है। और जनता गुजरात में और पूरे देश में बस देखती जा रही है। हम कुछ महीनों से इंटरनली खारगे जी और हमारी जो दिल्ली में सीनियर लीडरशिप है, हमारा डिस्कशन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें। क्योंकि सच में ये जो लड़ाई चल रही है, ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ 2 पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमें पहले यहां पर जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी अगर आप सोचें
हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे। देश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस गांधी खानदान के गुलाम की तरह है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कई बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि संविधान देश के 144 करोड़ लोगों के लिए बराबर है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में कहा कि भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जिसकी जांच कांग्रेस सरकार में ही शुरू हुई थी। जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी गांधी खानदान के गुलाम की तरह काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और देश का कानून देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बराबर है। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, बड़ा घोटाला हुआ था, और उस भ्रष्टाचार की जांच जब कांग्रेस की ही सरकार थी देश में तब शुरू हुई थी, और जांच का निष्कर्ष ये निकला कि उसका इतना बड़ा घोटाला और उसके जो मुख्य शेयर होल्डर थे उसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और उनके जो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे, अब दो तो उसमें अब रहे भी नहीं। और आज अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है तो पूरा कांग्रेस कुनबा गांधी परिवार को बचाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहा है जैसे वह देश के संविधान से ऊपर हो गए, देश के कानून से ऊपर हो गए, देश की अदालत से ऊपर हो गए। जांच एजेंसियों को अपना काम करना है और अनेक जांचें देश के अंदर अलग अलग स्थानों पे चलती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस का जो गांधी खानदान है अगर वो भ्रष्टाचार करे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वो अपराध करे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वो इस देश में आतंकवाद के रास्ते खोले तो उन पर कोई कार्रवाई ना हो, वह तुष्टीकरण करें तो उनके मामले में सबको चुप रहना चाहिए। तो अब वो समय चला गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में 2014 में सरकार बनी है, एक ही लक्ष्य है, कानून अपना काम करेगा। जो भ्रष्टाचारी है जांच होगी, जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी मामला देश की अदालतें हैं, वहां जो भी जाना चाहे जा सकता है, लेकिन इस मामले में जो स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी जमानत पर थे उनके द्वारा इस प्रकार का बयान। हेराल्ड मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने विस्तार से भी बताया है कि ईडी की चार्जशीट को लेकर उन्होंने विस्तार से ये बताया कि नेशनल हेराल्ड कंपनी के पास 50 लाख की पूंजी थी। जब कंपनी को गांधी परिवार ने धोखे से अपने अधीन कर लिया तो अचानक इसकी नेट वर्थ बढ़कर 2000 करोड़ हो गई। यह सेक्शन 9 की कंपनी है जहां लाभ प्रतिबंधित है, लेकिन वे लाभ कमा रहे थे। राहुल गांधी अक्सर अंबानी और अडानी पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि आपने इतना पैसा कैसे बनाया। मेरा सवाल है, उन्होंने ये सवाल किया कि मेरा सवाल है कि एक राजनेता होने के नाते, एक राजनीतिक परिवार से होने के नाते आपने 50 लाख को 2000 करोड़ में बदलने के लिए जो व्यावसायिक चालें चली हैं वो आपने कहां से अर्जित की। आज कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि उनके नेता ने पैसे लिए हैं। उनके नेता भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब मां और बेटे दोनों को कोर्ट में पेश होना चाहिए, उन्हें ईडी की चार्जशीट का जवाब देना चाहिए और खुद को निर्दोष साबित करना चाहिए। See, what is the case? There was a initial, the National Herald, the company, they had a capital of 50 lakhs. After the company was taken over by the Gandhi family, fraudulently, I'll use the word fraudulently. After the company has been taken over fraudulently by the Gandhi family, suddenly its net worth increased to 2000 crores. Not only that, it is a section 9 company where profit is prohibited. Like our cancer foundation, you cannot make profit. But they were making profit. Rahul Gandhi often accused Adani and Ambani that how you have made so much money. My question is, being a politician, being a member from a political family, where from you have earned that business tricks to convert 50 lakhs rupees to 2000 crore? If you teach us the same formula, at least I can reverse the fate of Assam.
I can also do the same thing for the state of Assam. Today, Congress people are on demonstration, but these poor people do not realize that their leader has taken mint money. The leaders are deeply involved in corruption. So Congress people should demand Rahul Gandhi and Sonia Gandhi give us that 2,000 crore back to the people, back to the party. Have you seen the condition of the party offices of Congress? At least that 2,000 crore could have been plumbed back, could have been given back to the party to construct the party offices. Have you seen the condition of Rajiv Bhavan in Assam? So people do not realize that Gandhis are making money, Gandhis are minting money, and ordinary poor Congress people are being deprived. So I feel pity of them. I have whole lot. संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे से फिर सुनवाई होगी और इसी को लेकर अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने ये कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई है। दोनों पक्षों को सुना गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगी। न्यायाधीश के अदालत में हुआ, आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब मेरे साथ इस बुलेटिन में देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।